हाँ, तो आज से अब आप लोगों की रिवीजन क्लास स्टार्ट की जाए। चलो ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक आपने बोला था ना उस दिन पढ़ने के लिए, सरफेस केमिस्ट्री भी। तो मैं कल करवाया था उसके कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन करवाए, एमसीक्यूज करवाया जाए। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, आप लोग क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना है। करो जल्दी करो क्वेश्चन। कह रहा है HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, बताओ। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है आपसे। जल्दी करो। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। What will be the oxidation number of nitrogen in HNO3? What will be the oxidation number of nitrogen in HNO3? तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इधर सब लोग HNO3, मैं पीछे भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप लोगों को बता चुका हूं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आपको मालूम है हाइड्रोजन कहां पर आता है। हाइड्रोजन आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। कहां का? एस ब्लॉक में आता रखा गया है। वैसे इसका फिक्स स्थान नहीं है, बट इसको रखा कहां गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है, यही है ना। तो इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, यानी एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनकी क्या होती है, 1 होती है। वैसे इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1। हमें निकालना किसकी है, जिस नाइट्रोजन की निकालना है। तो नाइट्रोजन जिसकी निकालना होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं एटम, कितने हैं 3 एटम है। तो 3, और ऑक्सीजन आपको मालूम है कि ये 16 ग्रुप में आता है। किसमें, 16 ग्रुप में आता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, यही एलिमेंट है क्या। चलिए, तो ऑक्सीजन किस 16 ग्रुप में है, तो आपको यह भी मालूम होगा कि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसकी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेव्स या स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, कितने की, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। स्टेबल होने के लिए कितने की आवश्यकता है, यानी सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए टोटल। तो टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो 2 और चाहिए इसको, तो 2 इसको चाहिए, यानी ये क्या करेगा, 2 लेने का प्रयास करेगा। जब ये लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये इस पे जो ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन, तो -2 ऑक्सीडेशन शो होती है। क्लियर। इसके बाद आगे और कुछ नहीं बचा, तो अब 0 लगा देंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलो, अब इसको 1 + x - 6 = 0। तो ये हो गया आपका x, -6 में 1 जाएगा तो -5 आ जाएगा। तो x = क्या आएगा, +5। x = क्या आएगा। अब आपका आंसर राइट हो गया कि नहीं, बताओ क्या हुआ। तो यहां पर कह रहा है HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा +5। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसको आप लोग बाद में कर लेना। हाँ,
ये लो, चलो अब इस क्वेश्चन को बताओ, जल्दी करो। कह रहा है जस्ता तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करता है क्योंकि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से। ऐसा क्या रीजन है कि वो डिस्प्लेस कर पाता है, यानी सिंपल सा कह दें कि जिंक जो है वो कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है। क्या रीजन है, क्यों हटा पाता है, ये रीजन आप बताओ। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज, क्या है? सी नंबर, जस्ते का लवण तांबे के लवण से में जल में अधिक घुलनशील। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका, हाँ, सबसे पहले क्या होता है जब कोई भी मेटल किसी को हटाता है तो वहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग उसकी रिएक्टिविटी सीरीज जानो। क्या जानो? रिएक्टिविटी सीरीज। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे रिएक्टिविटी सीरीज। ये अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट, उसके बाद कम रिएक्टिव एलिमेंट। तो लिखते जाओ, रिएक्टिविटी सीरीज में लिखो, आप लोग नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहले आपका आएगा पोटेशियम, फिर आएगा सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, आयरन, निकिल, टिन, आयरन, निकिल, टिन, लेड, लेड, एच हाइड्रोजन, एच हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, एयू, प्लेटिनम। ये एलिमेंट होते हैं। अब देखिए इसमें समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी, और रिएक्टिविटी सीरीज किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह। तो सबसे अधिक बड़ा का मतलब है सिंपल सा कि यदि आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है तो क्या होगा? पोटेशियम होगा। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर? इसके बाद सोडियम होता है, फिर बेरियम होता है, कैल्शियम होता है। इस तरह से इनकी सीरीज चली आती है। सबसे कम रिएक्टिव की बात करें तो पोटेशियम, वो प्लेटिनम होता है, AgAu, प्लेटिनम। ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, यानी मेटल होते हैं, सिंपल सा कहते हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये ऐसे मेटल हैं कि बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं। पहले तो क्या होते हैं? लो रिएक्टिव होते हैं, या लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो इनको हम अर्थ में, ऐसे कौन से मेटल हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसे कौन से मेटल हैं जिनको, या एलिमेंट हैं जिनको अर्थ सरफेस में फ्री स्टेट में पाया जाता है, खुली अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये ऐसे एलिमेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अदर मेटल से या अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या होती है? इनकी क्रियाशीलता कम होती है। यह क्रिया, सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है? अब आपसे यहां पर क्वेश्चन क्या किया है? जस्ता तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, ये कह रहा है ना। जस्ता, जस्ता यानी जिंक, ये जिंक है और ये कॉपर है, यही है ना।
जस्ता तांबे को, नहीं थोड़ा सा ये सीरीज हमने गलत कर दी क्या? अच्छा गलत, ये 2 बार कॉपर लिखा है ना, यहां पर कार्बन होगा, क्या होगा, यहां पर कार्बन कर लो, ये कर लिया, क्लियर, ये यहां पर कार्बन कर लेना, ठीक है ना। तो अब देखो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, कॉपर यहां है और जिंक आपका यहां है। पहले कौन आ रहा है, पहले जिंक आ रहा है, फिर जिंक से ऐसे जा रहा है ना, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो पहले जिंक आ रहा है, यानी कॉपर की अपेक्षा देखा जाए तो जिंक कॉपर से पहले आता है, यानी कॉपर की अपेक्षा देखा जाए तो जिंक अधिक रिएक्टिव है, किससे, हाँ जिंक जो है आपका कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, क्लियर। अब कॉपर से अधिक रिएक्टिव है तो सिंपल सी बात है कि जिंक एक ऐसा मेटल हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा जिसके अंदर क्षमता होगी किसी को उसके स्थान से, यानी अपने से कम वाले को उसके स्थान से हटाने की, क्लियर। तो यही कारण है कि जिंक तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। सिंपल सा आपको क्वेश्चन यही बताना है कि जिंक की रिएक्टिविटी, यानी जिंक अधिक रिएक्टिव होता है कॉपर की अपेक्षा, इसलिए कॉपर के सॉल्यूशन से उसको बाहर कर देता है। इसका रिएक्शन क्या बनेगी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ये है साल्ट कॉपर का, है ना, लवण विलयन। अब देखो कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, बट जिंक क्या करता है, इसको हटा देता है और जिंक कॉपर के इस विलयन से जुड़ जाता है, तो जिंक प्लस SO4, जिंक ZnSO4 प्लस कॉपर। अब देखो कॉपर इससे जुड़ा था, कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, कॉपर बाहर आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, ये इस तरह से ये ZnSO4 कॉपर, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये जिंक की रिएक्टिविटी अधिक होती है, यानी क्रियाशीलता अधिक होती है, जिसके कारण वो कॉपर को उसके स्थान से हटा सकता है, क्लियर। तो अब ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर क्या होगा, जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ता तांबे से ऊपर आता है, जिंक तांबे से ऊपर आता है, जिंक इज अबव कॉपर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही कारण है कि ये उसको हटाने का काम कर पाता है। तो क्या समझ में आ गया है क्वेश्चन, ये सीरीज को जरूर लिख लेना क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ये आता है रिएक्टिव सीरीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, नेक्स्ट करें, हाँ तो देखो इसको मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो इस क्वेश्चन को करो। अब क्या है, कह रहा है K2 से R2O7 का 1 मोल अम्लीय माध्यम में FeSO4 के कितने मोल का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है, K2Cr2O7। ये वाला क्वेश्चन करो पहले, हाँ इस क्वेश्चन को करो। हाँ अभिक्रिया सतत है यदि सेल विभव होगा, यहां पर कह रहा है अभिक्रिया सतत होगी यदि सेल विभव है, बताइए। अभिक्रिया सतत है यदि सेल विभव, सेल विभव क्या होगा जब अभिक्रिया सतत होगी, जल्दी करो। हाँ तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन, द रिएक्शन इज कंटिन्यूअस इफ द सेल पोटेंशियल इज, तो ध्यान रखिएगा आपको मैं पीछे बता चुका हूं डेल्टा जी, क्या बताया हूं, डेल्टा जी क्या है, क्या है, गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा, क्या है, फ्री एनर्जी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू होता है -N
ई सेल इंटू एफ, ये फार्मूला होता है। अब यहां पर एन क्या है, तो वेयर लिखो, वेयर जहां एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। ई सेल क्या है, ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल है, यानी सेल विभव है, सेल पोटेंशियल, सेल विभव, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसके बाद यफ क्या है, यफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। याद रखना, टॉपिक क्लियर हो जाएगा कंप्लीट रूप से, जिसकी इस फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, आपसे पूछ लेगा 96,500 कूलाम। याद रखना इसको, ये 96,500 कूलाम, ठीक है, ये वैल्यू ही पूछ लेता है कभी कभी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये है कि कब अभिक्रिया सतत होगी, द रिएक्शन इज कंटिन्यूअस। सतत कहते, ये अभिक्रिया सतत होगी यदि सेल विभव है। तो अब आपको करना क्या होगा, ध्यान रखिएगा, आपको ये याद होना चाहिए कि जब डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी यानी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है, जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है, तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया यानी उस समय अभिक्रिया सतत होती है। क्या होती है, सतत होती, कंटिन्यूअस होती है। बात समझ में आ गई। तो कब सतत होती है, सतत की कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस होने की, डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो अब हम डेल्टा जी के मान से ही निकालेंगे। तो देखो डेल्टा जी का मान जब निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा, ध्यान रखना। तो सेल विभव क्या होगा, पहले ये निकाल ले। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी के का मान, हाँ ठीक है, जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा तो सेल विभव क्या होगा। देखो मान लेते हैं डेल्टा जी का मान ऋणात्मक कह रहा है और -1, मान लेते कुछ भी निगेटिव लेना है तो कुछ भी निगेटिव ले लिया, नहीं समझ में आया, निगेटिव ले लिया, 1 ले ले, 2 ले ले, कुछ भी, कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी, तो हमने -1 ले लिया क्योंकि निगेटिव लेना है। तो सेल विभव क्या होगा, तो देखो यहां पर रखो -1 इज इक्वल टू -n ई सेल इंटू एफ। इसकी वैल्यू तो आपको पता 96,500 होती है, नियन की वैल्यू 1 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कर ले 1 इंटू 96,500 इंटू ई सेल, तो देखो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा नीचे, तो 1/96,500 आ जाएगा, क्या, इक्वल टू ई सेल। तो ये बताओ सिंपल सा, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, ये बताओ सेल विभव निगेटिव आया है या पॉजिटिव, कहां साइड आएगा, ये यहां मल्टीप्लाई में है, सुबह सुबह आ गए होगा सोचा के, ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपान में जाएगा इसके, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके अपान में जाएगा। क्लियर, 1/, ये यहां तक समझ में आ गया है। तो देखो अब ये प्लस का हुआ, तो यहां पर देख लो, ध्यान रखना, जब आप डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में लेते हो, कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, सेल विभव क्या आएगा। तो ई सेल मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, ई सेल, ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो अभी मैंने एक चीज और बताया है कि कोई भी अभिक्रिया सतत तभी होगी जब डेल्टा जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। यह सतत की कंडीशन है, यह क्या है, अभिक्रिया के सतत की कंडीशन है। जब डेल्टा जी निगेटिव होगा तो अभिक्रिया सतत होगी, परंतु जब डेल्टा जी निगेटिव होगा तो सेल विभव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया यदि सतत है तो सेल विभव क्या होगा। तो अभिक्रिया यदि सतत है तो डेल्टा जी निगेटिव है, और डेल्टा जी निगेटिव है तो सेल विभव पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया, फिर से दूसरा आगे और कर लो। डेल्टा जी जब पॉजिटिव होगा तो सेल विभव निगेटिव आएगा,
शेल विभव क्या आएगा, निगेटिव आएगा। शेल विभव नहीं समझ में आ रहा। हाँ, डेल्टा जी की वैल्यू जब 0 है तो शेल विभव क्या होगा, शेल विभव भी 0 हो जाएगा। क्लियर। जब डेल्टा जी 0 होगा यहां पर ये, तो ये इधर आएंगी वैल्यू, तो ये अपान में, तो 0 में किसी चीज का भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये शेल विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा जी जब 0 होगा तो शेल विभव भी 0 होगा। अब देखो, अब दोनों स्थितियों में, अब इधर समझो, फिर से मैं बता रहा हूं, जब डेल्टा जी की वैल्यू यानी मुक्त ऊर्जा का मान, फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव है तो हमारी अभिक्रिया कैसी होगी, सतत होगी, कंटिन्यूअस होगी। क्लियर। जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है तो शेल वो अभिक्रिया हमारी असतत होगी। क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। नहीं समझ में आया। निगेटिव है तो सतत होगी, पॉजिटिव है तो असतत होगी। 0 होगा तो क्या होगा, तो देखो दोनों में 0 वैल्यू आई है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट। मैं आपको पीछे बता चुका हूं, इक्वल पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट यानी साम्यावस्था में होगी। अभिक्रिया कैसे होगी, साम्यावस्था में होगी। नोट डाउन कर लेना इसको सही से। देखो फिर से बता रहे हैं, जब डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा तो अभिक्रिया सतत होगी, जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा तो अभिक्रिया असतत होगी, जब डेल्टा जी का मान 0 तो अभिक्रिया क्या होगी, साम्य अवस्था में होगी। ठीक है, तो ये हो गया, इतना क्लियर हो गया यहां तक। किसी को डाउट है क्या। हाँ, अब देखो, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा यहीं पर। इधर जब डेल्टा जी, जब अभिक्रिया सतत है तो शेल विभव पूछा, तो सतत तभी होगी जब डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो शेल विभव पॉजिटिव होगा। जब असतत होगी, मान लो पूछ लेता कि अभिक्रिया असतत होगी, तब डेल्टा जी, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए कि डेल्टा जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो शेल विभव क्या होगा, निगेटिव होगा। इधर इसके बाद डेल्टा जी जब 0 होगा तो शेल विभव भी 0 होगा, साम्य अवस्था में होगी अभिक्रिया। यहां तक क्लियर हो गया सबको। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर पॉजिटिव हो जाए। क्यों, क्योंकि आपसे शेल विभव पूछा हुआ है, शेल पोटेंशियल पूछा हुआ है, तो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो शेल विभव पॉजिटिव होता है, और सतत अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। ये आपको यहां से डेल्टा जी से ही इसका निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट करें, हो गया। हाँ, नेक्स्ट चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। फिर से ये क्वेश्चन देखो, फिर से वही ऑक्सीडेशन नंबर वाला आ गया। अब आप लोग बता लोगे NiCO का होल 4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, बताओ। अब बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए ये जो आपका लिखा हुआ है इसका क्या होगा, कार्बोनिल का। तो देखो इधर निकिल की निकालना है ना हमें, निकिल को क्या ले लो, X प्लस। ध्यान देना, कार्बोनिल ग्रुप जो ये होता है ना CO, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन क्या होती है, 0 होती है। तो 4 इंटू 0 करेंगे, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, यहीं बैठे हो ना तुम लोग। 0 में किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन करें क्या आएगा, किसी चीज का 0 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या आता है। तो फिर ये भी बताने वाली चीज है, 0 में किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है भाई। तो फिर कैसे आप लोग मतलब 4 चिल्ला रहे हो, ये क्या बात है, मतलब ये बताने वाली बात है कि 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा।
तो क्या होगा इसका राइट आंसर? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज 0 हो जाएगा। कैसे, मतलब ये राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। बन गया? हो गया? हो गया कि नहीं? हाँ, जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 20 हो जाए सभी क्वेश्चन करने हैं। हाँ चलो इस क्वेश्चन को करो। अब इसको तो कर लोगे, अब यही मैं बताया हूं, ध्यान देना, जिसकी पूछे उसी की करना निकालना है। F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन F2O इज, जल्दी करो। F2O की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? राइट आंसर जल्दी करो। करो जल्दी से। आ गया? इतनी देर तक का क्वेश्चन नहीं है। नहीं है? हाँ देखो, अब देख लेते हैं। F2O यही कह रहा है ना, यही है। किसकी पूछ रहा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को क्या ले लोगे? X ले लिया, ऑक्सीजन को X ले लिया ना। अब बचा क्या? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के कितने हैं? 2। फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन शो करता है, तो -1 यही आ गया, इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है किसी को यहां तक? तो x -2 इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या है राइट आंसर? +2। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जो आया हो कर लो, देख लो। अब आप लोग अपने आप को आकलन कर सकते हो कि आप लोगों के खोपड़ी में खड़ा होकर बता रहा हूं सब चीजें, और बताता जा रहा हूं, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, चीजें कर नहीं पा रहे। बताते जा रहे हैं, बार बार वही चीज बता रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। पता नहीं दिमाग यही है या कहीं और है। कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है? इतना एक लाइन का क्वेश्चन, किसी में कोई दूसरा चीज तो अप्लाई नहीं कर रहे। हाँ चलो मिटा दें। हाँ नेक्स्ट, चलो बताओ, इस पे बताओ। बोलो। कह रहा है हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जब अम्लीय विलयन में KMnO4 का अपचयन ऑक्जेलिक अम्ल से किया जाता है तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बदलती है क्या? क्यों बदलती है? और बदलती है तो कितनी बदलती? 7 से 4 हो जाती, 4 से 2 हो जाती, 7 से 2 हो जाती, 6 से 4 हो जाती। KMnO4 का जब अपचयन ऑक्जेलिक अम्ल से किया जाता है, KMnO4, तो देखो इधर समझो इसका रिएक्शन। KMnO4 का अपचयन करना है, KMnO4 का अपचयन किससे? ऑक्जेलिक एसिड से, COOH, ये ठीक है। ये ऑक्जेलिक एसिड से हमें इसको अपचयित करना है, यानी तोड़ना है। तो तोड़ने के बाद जो निकलेगा MnC2O4, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, से हमसे मतलब नहीं, हमें किसका देखना है? मैग्नीज का देखना है, हमें निकालना मैग्नीज का है। तो हमने इसको तोड़ा, तो तोड़ने के बाद मैग्नीज वाला हमें कंपाउंड मिल गया, बस। और हमें कुछ नहीं करना, केवल मैग्नीज के कंपाउंड को आपको निकालना है। डबल C है,
C2O4 MnC2O4 ये बनता है। अब आपको क्या करना है यहां पर, तो देखो पहले मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी ये देखना है। इस पर तोड़ने से पहले क्या थी, ठीक है, तोड़ने से पहले तो देखो यहां पर पोटेशियम की क्या होती +1, मैग्नीज की x ले ले प्लस ऑक्सीजन की -2, यही होती क्या, तो यहां पर क्या आ जाएगी +1 + x -8 = 0, यही होगी। तो देखो x -8 में एक जाएगा -7, तो x = क्या आएगी +7, यही आएगी। पहले 7 थी, अब तोड़ने के बाद क्या हो जाता है तो इसको देख लो, Mn को हम क्या ले लेते हैं x, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये जो C2O4 होता है ना आपका, ये कंबाइंड रूप से -2 वैलेंसी शो करता है, ये ध्यान रखना। C2O4 आपका कंबाइंड रूप से -2 वैलेंसी को शो करता है। यदि -2 वैलेंसी यानी -2 ऑक्सीडेशन शो करता है तो आपका इसका टोटल क्या हो, इसका ऑक्सीडेशन क्या आ जाएगा -2, यही आएगा। ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, तो पहले क्या थी 7, फिर क्या हो जाती है, यानी आंसर 7 से 2। नहीं समझ में आया, जब KMnO4 का अपचयन किया जाता है, तोड़ा जाता है, when KMnO4 is treated with oxalic acid in acidic solution, the oxidation state of manganese changes 7 से 2 हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया, चलो ये ध्यान देना, ये सभी क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, तो यानी विद्युत रसायन का टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अब आपको इसमें बताना है हाइड्रोजन पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। हाइड्रोजन पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, जल्दी करो, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन पराक्साइड में क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बोलो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पराक्साइड इज, जल्दी आंसर करो। चलो किया जाए, बन गया इसका कि नहीं,
क्या आया है इधर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, H2O2, ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2। ठीक है, तो अब इसका करते हैं, तो देखो किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में किसकी, ऑक्सीजन की निकालना है ना, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो सिंपल सा है, तो देखो 2 × 1 कर लो, यही होगा, +2 और x हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन को क्या मान लेंगे, x, तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये आपका उधर जाएगा, तो 2x = -2, तो x = क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो -1, राइट आंसर। ये ऑक्सीजन की पूछ रहा था। हो गया, चलिए नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या होगी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr in K2Cr2O7 is, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 is, बताओ। K2Cr2O7 में क्रोमियम की आपसे पूछ रहा है, जल्दी बोलो, जल्दी आंसर करो सभी लोग। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, करें, नहीं बन रहा, चलो इधर देखो, तो देखो पोटेशियम किसका, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, +1 ऑक्सीडेशन देगा, Cr क्रोमियम की निकालना है, तो 2x हो जाएगी ना, और ऑक्सीजन 7 माइनस, क्या गलत है यहां पर, दिक्कत है कोई, यहां तक सही है, चलो 2 + 2x -14 = 0, ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, -14 में 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -12, यही ना बचेगा, -14 में +2 निकल जाए, क्या बचेगा, -12, 2x बचा हुआ है, 12 को उधर ले जाओ, तो +12 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, x = 2 6 जा 12 हो जाएगा कि नहीं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, x = +6, तो x = यानी +6, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, +6। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें आई नहीं ऑप्शन में, है ना, तो एक काम कर लो, किसी एक को कट करके +6 बना लो, ये लो, क्लियर। हो गया, आगे का नहीं, चलो हाँ नेक्स्ट। बताओ इस क्वेश्चन को जल्दी से करो सभी लोग। CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कह रहा है,
CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। मुझे नहीं लगता कि कठिन है ये क्वेश्चन, अब तो बन जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर सभी की बता चुका मैं इतना सिंपल ढंग से। CH2O में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, बहुत सिंपल तरीके से इनको निकालो आप, बहुत ही सिंपल तरीके से। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे आएगी, तो देखो किसके निकालना है आपको, कार्बन की। जिसके निकालना होता है उसको आप क्या ले लेते हो, X ले लेते हो। चलो ये आ गया। हाइड्रोजन की क्या है, 2+1 होगी, ऑक्सीजन की -2, यही होगी क्या, -2 ऑक्सीजन। हाँ अभी देख लेते हैं। तो X + 2 - 2 = 0। क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या सही है, सभी लोग बताओ जल्दी, क्या ये कैलकुलेशन सही है, मैथमेटिक्स सही है ना। तो मैथमेटिक्स सही है तो प्लस और माइनस, तो क्या बचा, X = तो क्या आ गया, सबको समझ आ गया है। तो CH2O की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, 0 हो जाएगा। ध्यान दिया करो, सही ढंग से करो। कितने ऑक्सीडेशन नंबर, कितना अच्छे ढंग से कितना चीजें बता चुका मैं, फिर भी नहीं कर रहे हो। मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कठिन है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पीछे, अभी आप लोग माइंड लगाओ कौन सा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अम्लों अथवा जल अथवा अपने किसी भी यौगिक से H2 विस्थापित न कर सकने वाली धातु कौन सी है, जो H2 को विस्थापित नहीं कर पाती है। द मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड्स और वाटर और एनी ऑफ इट्स कंपाउंड्स इज। अपने किसी भी कंपाउंड से जो H2 को डिस्प्लेस न कर पाए उसका नाम क्या है, उस मेटल का नाम क्या है, इनमें से बताओ। पीछे बता चुका हूं आप लोगों को। विस्थापित करना, देखो एक चीज सिंपल सा, तुम्हें तुम्हारी कुर्सी से वही हटा सकता है जिसके अंदर ताकत होगी, क्षमता होगी, तुमसे अधिक ताकतवर होगा, वो किसी भी माध्यम से हो। चाहे पढ़ाई में देख लो, चाहे योग्यता में देख लो। किसी की कुर्सी छीनना है, किसी की कुर्सी छीनने का मतलब क्या होता है, आप लोग एग्जाम दोगे तो किसी न किसी कुर्सी, एक सीट को तो प्राप्त करोगे ना, तो किसी न किसी की सीट यदि तुम नहीं प्राप्त करो दूसरा करेगा। तो यानी वो इतने लोगों, लाखों लोगों के बीच में छीनने वाला काम ही तो है। ये ताकत है, क्षमता है, तब छीन पाओगे। सिंपल से यहां पर ये देखो, जिसके अंदर जितनी ज्यादा ताकत होगी, जो ज्यादा ताकतवर होगा वही उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, और जो कमजोर होगा वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बताओ जल्दी से। मरकरी, बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज बताया हूं अभी स्टार्टिंग में ही। देखो हटाने वाला काम यही करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में मैं पीछे बताया हूं। और देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे तो हाइड्रोजन के बाद कई सारे आ रहे हैं, जिसमें से Hg आपका नीचे होगा, ये सभी एल्यूमिनियम आपका ऊपर होगा हाइड्रोजन से, आयरन आपका हाइड्रोजन से पहले आया होगा, लेड आपका हाइड्रोजन से पहले आया होगा। आया है क्या रिएक्टिविटी सीरीज में, देख लो आया है ना। बट जो आपका हाइड्रार्जिरम यानी मरकरी है, ये आपका हाइड्रोजन के बाद आया है, हाइड्रोजन के बाद आया है। इसका मतलब हाइड्रोजन इससे अधिक रिएक्टिव है, यानी इससे अधिक ताकतवर है। तो क्या अपने से अधिक ताकतवर को परास्त कर पाना आसान है, नहीं है। यदि हम अपने से अधिक ताकतवर मिल गया तो फिर हम उसको परास्त नहीं कर सकते हैं, यानी सिंपल सा इसको हम नहीं हटा सकते। तो कौन नहीं हटा पाएगा, मरकरी। स्टार्टिंग में मैं रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए बता दिया था। सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। हाँ तो ये आपका राइट आंसर होगा। और एक काम और किया करो, जब आप लोग क्लास लिया करो ना, मॉर्निंग में आया करो, एक नई ऊर्जा के साथ आया करो। मैं आप लोगों को देख देख के ना मैं खुद वो होने लगता हूं, मुझे आलस आने लगता है जब मैं आप लोगों को देखता हूं।
एनर्जी नहीं है, एनर्जेटिक रहते नहीं हो। अरे बोलो, सब लोग मिल के बोलो, क्वेश्चन को आंसर दो, सब लोग तेजी, मतलब भाई पढ़ाया गया है, ऐसा थोड़े ना कि चीजें मतलब वो की जा रही हैं। एनर्जेटिक ढंग से पढ़ाई करो। क्या मतलब आए शांत बैठे हो, बस चल रहा है जो चल रहा है, कहानी चल रही है, बस राज दरबार लगा है, राजा जो बोले वही सब सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, है ना। सबको बोलने का, सब लोग बोलो, पर यहाँ अच्छे ढंग से, मतलब थोड़ा सा मजा आए। आप लोगों का पीछे जब हम ऑनलाइन लाइव क्लास में चलाते थे और ऑनलाइन क्लास शाम को दे रहे थे, इसी की रिवीजन क्लास, तो आप लोगों का ये कहना था कि क्या था कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाती, यही कह रहे थे ना आप लोग। हम ऑनलाइन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें ऑफलाइन में वही रिवीजन कराया जाए। क्या आप ही लोगों की मांग थी, था ना। वही क्वेश्चन उसी तरह बना करके हम ऑफलाइन में आपको लेके आए और अब आपको यहां पर करा रहे हैं, क्लास में करा रहे हैं। तो अब आप लोग सिंपल सा है कि थोड़ा सा एनर्जेटिक हो कि करो। हाँ, चीनी में ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, चीनी की ऑक्सीकरण संख्या करो जल्दी से, क्या होगी। अब चीनी की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चीनी का फार्मूला पता होना चाहिए। करो, चीनी का फार्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ, चीनी का फार्मूला क्या होगा। शक्कर का फार्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले ग्लूकोज और शक्कर और फिटकरी, इन तीनों में अंतर समझ लो। C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। इसके बाद आपका शक्कर, शुगर, चीनी, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये इन दोनों में डिफरेंस यही है, ध्यान रखना। आप लोगों को जो डिस्टर्ब होता है तो ये है मेन। तो C12H22O11 इस पे निकालना है अब आपको। किसकी निकालना है, वो भी चीनी में, इसमें गड़बड़ करती है क्या, चीनी की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है ना। अच्छा, कार्बन की लिख लो यहां पर, चीनी में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, ये लिख लो। कार्बन की नहीं लिखा ना, तो कार्बन डाल लो, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें। किसका निकालना है, कार्बन का। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, तो देखो C12, सिंपल सा इधर समझो, C12 है ना, तो 12x हो जाएगा क्या, कार्बन को x ले लेंगे, 12x प्लस H22, तो 22 + 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 11 - 2। अब देखो, तो देखो 12x प्लस 22 माइनस 22 बराबर 0। 22 और 22 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। चलो, जब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 12x बराबर 0, तो x बराबर 12 जीरो में किसी चीज का, क्योंकि ये उधर जाएगा जीरो में, भाग चला जाएगा, भाग किसी चीज का जीरो में दिया जाए तो क्या हो जाता है, 0। तो आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबसे बन रहे हैं। चलो, हाँ नेक्स्ट, अब करो इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है तब उसका विद्युतवाहक बल क्या होगा। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं तो उसका विद्युतवाहक बल क्या होगा। Oxidation and reduction take place in a cell, then its electromotive force will be। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपसे पूछ रहा है। देखो कल मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में, इधर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती हैं
तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सही है ना, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है यह एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स रिएक्शन जो आपकी होती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक स्वतः अभिक्रिया होती है। क्या होती है? स्वतः यानी सतत अभिक्रिया। सतत, सतत का मतलब जो कंटिन्यू करे, स्वतः यानी जो अपने आप कंटिन्यू हो जाए। स्वतः या सतत एक ही बात है, ठीक है। सतत अभिक्रिया होती है। आपको क्या कहा? ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत वाहक बल, ऑक्सीकरण अपचयन जब दोनों होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। और रेडॉक्स रिएक्शन की स्थिति में स्वतः अभिक्रिया होती है। यानी रेडॉक्स रिएक्शन एक प्रकार की क्या है? स्वतः अभिक्रिया, स्वयं होने वाली अभिक्रिया है। अब जब स्वयं, इसे किसी बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वतः होती है उसे बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये स्वतः अभिक्रिया है, तो आपको मालूम है, पीछे मैं बता चुका कि स्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। सतत अभिक्रिया है, स्वतः अभिक्रिया, यही बताया हूं क्या? जब डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है तो शेल विभव, शेल पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यदि शेल विभव पॉजिटिव होता है तो शेल विभव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? शेल विभव को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? विद्युत वाहक बल का भी इसी को कहते हैं। तो शेल विभव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। शेल विभव या विद्युत वाहक बल कुछ भी आपका नाम आ जाता है, तो आपको ये बोलना है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? निगेटिव है, तो शेल विभव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। शेल विभव पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ए राइट आंसर। नहीं समझ में आया? हाँ ठीक। उधर का गेट खोल दो। हाँ, अगला करें, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब इस पे बताओ। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सभी। CH3Cl में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। CH3Cl में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? CH3Cl में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। अब तो ये आंसर बता दो। तो देखो, कार्बन की x ले लो, 3+1 ले लिया, और Cl क्लोरीन की क्या होती? जल्दी बोलो। -1। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि ये 17 ग्रुप में होता है, इन्हें, इनकी जो ऑक्सीडेशन होती है तो लास्ट में -1 या +7, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो गया x 3 -1, तो x +2 हो जाएगा। क्या ये 3 में 1 जाएगा तो x +2, 2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू -2। इस तरह से राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, -2। कर लो, हो गया। चलो नेक्स्ट। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। जंग लगने के विषय में गलत कथन कह रहा है। गलत, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रस्टिंग इज, रस्टिंग की पोजीशन में गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? रस्टिंग में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखो, धात्विक आयरन, मेटालिक आयरन Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये राइट है। इंग्लिश में देखो, ध्यान रखना,
मेटालिक आयरन Fe3 प्लस आयन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये राइट है, ये गलत नहीं है, ये सही है, हो जाता है। पीलापन के लिए भूरा पदार्थ प्राप्त होता है, ये भी सही है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड आयन में अपचयित हो जाती है, ये ऑक्सीजन गैस भी ऑक्साइड में अपचयित हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। आंसर जो आपका गलत कथन है, ये धात्विक आयरन Fe2 प्लस आयन में ये नहीं होता, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन करें। हाँ चलिए, अब इस पे क्वेश्चन आगे ऑक्सीडेशन से। H2S2O8 में यश की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यश इन H2S2O8। यहां पर थोड़ा संभल के थोड़ा सा इसका आंसर करना, मतलब पीछे जैसे आएगा नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। H2S2O8 में S की सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछ रहा है। देखो इसको कर लेते हैं, H2S2O8 यही है ना, इसको कर लेते हैं। तो देखो H2 की क्या है, +1 × 2 यही होगा। S2 का 2x ले ले, 8 - 2 ले ले, क्या यही लेते थे अभी तक? सही है। 2 + 2x - 16 = 0। 16 में 2 चला जाएगा तो 2x = -14 बचेगा, बचेगा ना। 16 में 2 निकल जाएगा तो -14, अब 14 उधर जाएगा तो x = क्या आ जाएगा, +7। 2 से कैंसिल हो जाएगा ना इस 2 से, तो +7 आ जाएगा। इस पे ऑप्शन में +7 भी दिया गया है, दिया गया है ना, जो कि इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा +6 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे, तो ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे जो हम किए हैं ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से, क्योंकि जब ऑक्सीजन अधिक हो जाए तो उनको देख लिया करो स्ट्रक्चर बना के कि कंडीशन कैसी आ रही है। तो देखो सल्फर है बीच में, सल्फर OH, सल्फर में कितने एटम होते हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, 6, क्योंकि ये सिस्टीन ग्रुप में आता है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक ऑक्सीजन यहां से जुड़ गया, 2 ऊपर 2 ये डबल बॉन्ड से। तो देखो सल्फर के पास 6 थे, एक बॉन्ड ये बना लिया, एक ये बना लिया, 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 ये बना लिए, 2 ये, सल्फर के 6 चले गए। आगे फिर ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं। ऑक्सीजन के पास देखो मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए, जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अनपेयर्ड नहीं बचना चाहिए। तो यहां पर देखो 6 थे, ऐसे ये 4 हो गए, एक यहां पर बॉन्ड बना लिए, एक यहां पर, तो क्या अनपेयर्ड बचे हैं? ये पेयर्ड है ना, 2 ये हैं 2 ये हैं, पेयर्ड है ना, तो पेयर्ड बचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अनपेयर्ड नहीं बचना चाहिए। हाँ तो देखो ये हो गया, यहां पर भी। अब यहां पर देखो 1 है पर 5 अभी इसके पास बचे, तो एक और लगाओ यहां पर ऑक्सीजन। क्या अब इसके पास 4 ही बचे, बचे ना, पर इस ऑक्सीजन के पास 5 हो गए, एक और लगा दो यहां पर सल्फर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आया? हाँ तो देखो इसको मैं साफ साफ जगह पे बना दूं।
यहां पर सल्फर लेंगे, ये O हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा। H के पास एक ही होता है इसलिए लास्ट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो क्लियर था। ये O हो गया टोटल, क्योंकि 8 O है, उनको भी सबको सेट करना है, ठीक है। अब ये हो गया, यहां पर एक सल्फर और है, ले लिए दूसरा सल्फर, एक O यहां पर लगा दिए, एक O यहां पर लगा दिए, एक O यहां पर, एक हाइड्रोजन और है। बताओ सभी हो गए। देखो 2 हाइड्रोजन है क्या लगे हैं, 2 S लगे हैं, 8 O लगे हैं। अब देख लो यहां पर ये ऑक्सीजन था, 6 थे, एक यहां पर चला गया, एक यहां पर लगा लिया हाइड्रोजन से, सब कुछ कंप्लीट है क्या। हाइड्रोजन को हम लास्ट में ही रखें क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड से हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कंप्लीट। अब देखो ध्यान रखना, इस कंडीशन को हम ऐसे, उसमें जो ये कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन, ये जब O साथ में जुड़े हुए होते हैं तो इस कंडीशन को हम पराक्साइड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पराक्साइड कंडीशन कहते हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं, पराक्साइड कंडीशन कहते हैं। ध्यान देना, जब कोई ऑक्सीजन के एटम पराक्साइड कंडीशन में होते हैं, पैराक्साइड का मतलब एक साथ है, ठीक है। तो पराक्साइड कंडीशन में जब होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन +1 होती। वैसे हम क्या लेके आए, -2 लेके आते थे ना ऑक्सीजन की। तो जितने एटम आपके पराक्साइड कंडीशन में होंगे उनकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, -1 होगी। क्या होगी, -1 होगी। अब कर लो, तो देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, तो 2 + 1 कर लो, क्लियर। सल्फर के कितने हैं, 2x। अब देखो पराक्साइड कंडीशन में कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 का -1 से हो जाएगा, बचे कितने, 6, तो 6 का आपका -2 ही रहेगा। कोई दिक्कत है क्या, ये बस इतना बात ध्यान रखना। पराक्साइड कंडीशन ऐसे में जब ऑक्सीजन ज्यादा आ जाए तो आपको इनका स्ट्रक्चर बना के देख लेना, पराक्साइड कंडीशन में कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो 2 + 2x -2 -6 दूनी 12 = 0। क्लियर यहां तक। अब देखो, तो यहाँ 12 2 14, 14 में 2 गया 12, -12 बचेगा, यही बचेगा। तो 2x = 12, तो x = प्लस का 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, +6। समझ में आ गया सभी को, क्लियर कर लो, कर डालो जल्दी से। जल्दी कर डालो। हो गया, नेक्स्ट करें। चलो एक क्वेश्चन और आपका आ गया लास्ट, बताओ। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, NaCl मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, NaCl KNO3 NaNO3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। फिर यहां पर A नंबर हो गया, B नंबर आपका Zn twice AgCN twice Ag प्लस Zn Cn का होल ट्वाइस। फिर इसके बाद C नंबर MgOH का होल ट्वाइस ट्वाइस NH4Cl हो जाएगा MgCl2 प्लस ट्वाइस NH4OH।
डी नंबर CaC2O4 ट्वाइस HCl CaCl2 H2C2O4। ये हैं आपके ऑप्शन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बताओ जल्दी से क्या होगा। तो देखो इधर समझो, NaNO3 Na और इसके, तो देखो ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ठीक है, इसका ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे किया करते हैं। तो नॉर्मल NaNO3 प्लस KCl बन गया। ध्यान रखना जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एक त्यागता है एक ग्रहण करता है, एक त्यागता है एक ग्रहण करता है, दोनों ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखो यहां पर क्या यानी कुछ त्याग रहा है क्या, नहीं त्याग रहा, पर NaNO3 को ले रहा है अपने साथ, KCl को ले रहा है, यानी ले तो दोनों रहे ना, दोनों ले रहे हैं ना, एक त्याग देगा और एक ले लेगा, ये होना चाहिए कंडीशन। चलो ये तो नहीं होगी। इसके बाद Zn ट्वाइस Ag, इसको हटा दे थोड़ी देर के लिए, MgOH ट्वाइस NH4, तो देखो MgCl2 बन गया, फिर यहां पर NH4 ये बन गया ट्वाइस NH4OH, ये भी वही कंडीशन है ऊपर वाली। फिर इसके बाद CaC2, तो देखो CaCl2 बन गया और ये बन गया, ये भी वही कंडीशन है ऊपर वाली। बचा क्या, जिंक। देखो क्या करता है, जिंक के पास कुछ नहीं है त्यागने के लिए, जिंक ने इससे साइनाइड लिया है, इसके साइनाइड से जुड़ा ना, तो साइनाइड से जुड़ा तो ZnCN का होल ट्वाइस बन गया। Ag ने क्या किया, साइनाइड को त्यागा है, कुछ लिया है क्या, न जड़ ने कुछ त्यागा, जड़ ने लिया है, साइनाइड ने त्यागा, ये Ag ने त्यागा है, केवल इतना काम हुआ है, दूसरा तो और कुछ नहीं है ऑप्शन। यहां पर ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। कल ये मैं रेडॉक्स रिएक्शन लिखवाया था, आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होना चाहिए, दोनों की डिफिनीशन बताया था, है ना, एक त्यागता है और एक ग्रहण करता है। हाँ कर लिया सभी ने, सभी को क्लियर, अब कोई डाउट नहीं है ना, चलो बहुत अच्छा।